अभी तक आप लोगों ने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने इलेक्ट्रॉन ईटीएस सिस्टम अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने विभिन्न चरणों में उसकी अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी और देखी थी। तो यहाँ पर जैसे हमने पायरुवेट से पढ़ा था, पायरुवेट से आपका कोएसिटिल एंजाइम्स की उपस्थिति में आपकी टीएमसी साइकिल अब रिस्पायरेटिव आपका पाथवे में आपकी किस प्रकार से एनाबॉलिक, एम्फीबॉलिक, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती हैं, तो इनकी हमने पढ़ी थी। आज हमको पढ़ना है एरोबिक रेस्पायरेशन में जो श्वसन गुणांक होता है। क्या होता है आपका श्वसन गुणांक, जिसमें आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पढ़ने से पहले हम अपनी क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं और उसके बारे में पहले समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है श्वसनीय संतुलन चार्ट के बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया गया, आपके श्वसनीय संतुलन चार्ट के बारे में। तो इसमें हम पहले इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मार्कर यूज़ कर लेते हैं और उसमें लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे क्या लिखा है, प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी का गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास की ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर की जा सकती है, जैसे यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है जिसमें एक क्रियाधर से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए चक्र तथा इलेक्ट्रॉन ईटीएस सिस्टम एक के बाद एक प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां पर उसका आपका फास्फोरिलीकरण होता है। पथ पर कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक का निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता के अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेक विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात जैसे हमने पढ़ा कि जितनी भी आपकी चाहे वो कैल्विन साइकिल हो, चाहे आपका सिट्रिक साइकिल हो, या फिर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया साइकिल या ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो, सब जितनी भी प्रोसेस हैं सभी क्या होती हैं, एक साथ निरंतर कंटिन्यू होती चली जाती। जैसे कि हमने 3D एनिमेशन की हेल्प से पूरा समझा था और उसके बारे में जाना था। यहाँ पर यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से लगभग आपके 36 एटीपी अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीश्वसन के दौरान, किसके दौरान, ऑक्सीश्वसन के दौरान आपके 36 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन की तुलना करते हैं। अब किण्वन में देखें तो हमने पढ़ा था कि वहां पर लगभग आपके 2 एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ था। अर्थात टोटल इस प्रोसेस में देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपके 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और आगे समझते हैं इसके बारे में और देखते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीश्वसन, किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण रूप से विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के अणु का निर्माण होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें पूरा एक छोटे छोटे टॉपिक को 3D एनिमेशन की हेल्प से आपको क्या दिखाया गया, बताया गया है किस प्रकार से कितने मॉलिक्यूल टूटते हैं, बनते हैं और आपस में जुड़ते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम एम्फीबॉलिक पथ के बारे में देखते हैं कि सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूलन क्रियाधार
है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब वे श्वसन के पहले चरण में भाग लेते हैं। जिस प्रकार से हमने वसा का पाचन पढ़ा था, आपके प्रोटीन का पाचन पढ़ा था कि वसा का पाचन किसमें होता है, आपका ग्लिसरिक अम्लों में होता है, और जो प्रोटीन का होता है वो अमीनो अम्लों में होता है। और जब ये इनका अपघटन होता है तो आपकी ग्लूकोज से जब आपकी पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होगा वो सरल शर्करा ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और लास्ट में क्या बनता है आपका पायरुविक अम्ल, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझा था। इसमें हमने पढ़ा था कि आपके अंतिम जो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, आपका पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है आपका पायरुविक अम्ल। ये फिर इसमें जब प्रोटीन और वसा का, जैसे यहाँ पर देखेंगे वसा का पाचन हुआ और आपका अमीनो अम्ल का, ये लास्ट में को एसिटिल एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं आपके सहकारक एंजाइम होते हैं, जो कि क्रैब्स साइकिल में ये पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये जो कि आपके लगभग 4 से 5 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें जल इसी प्रकार उपयोग में नहीं आते हैं। चित्र 14.6 को देखिए कि विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में विघटित होता है। यदि वसी अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटिल सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है और आपका PgAl फास्फोग्लिसरिक एसिटिक क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है, में परिवर्तित होकर के श्वसन में प्रत्येक अमीनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि श्वसन के दौरान क्रियाधार टूटते हैं, अतः श्वसन प्रक्रिया परंपरागत अपचयी होती है। कैसी होती है आपकी, अपचयी होती है। प्रक्रिया और श्वसन तथा श्वसनीय अपचयी पथ हैं, किंतु आप क्या इसे ठीक समझते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने वाले पूर्व एसिटिल कोएंजाइम में विखंडित हो जाता है। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटिल कोएंजाइम, ये सहकारक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को कहाँ पर आपकी क्रैब्स साइकिल में पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जिसमें आपके कई चरणों में ये प्रोसेस होती है, जिसमें हमने 3D इमेजेस के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको बताया हुआ है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम हो जाती है। सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक पथ भी कहा जाता है कि उपचयी पथ, क्योंकि यह अपचयी व उपापचयी दोनों में भाग लेती है। तो जो आपकी क्रैब्स साइकिल है वो लगभग दोनों प्रक्रियाओं में क्या होती हैं, भाग लेती हैं। इसे हम 3D इमेजेस के माध्यम से समझते हैं और अलग अलग पथों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम अपना श्वसन गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, श्वसन गुणांक के बारे में, कि यहाँ पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपकी पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में जितनी ऑक्सीजन आपकी रिलीज की जाती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। इसी प्रकार जीव जंतुओं में जितनी आपकी ऑक्सीजन यूज की जाती है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, अर्थात छोड़ी जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि अनाक्षी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर श्वसन गुणांक का मान दिया गया है कि इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या दिया गया है। श्वसन गुणांक में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और उपयोग में लाई गई O2 का आयतन।
तो जैसे यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिए हैं और यहाँ पर कितने दिए गए हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल। तो दोनों का हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसका मान कितना आता है, अर्थात ध्यान रखिएगा RQ का मान, किसका मान, RQ का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना आता है, सदैव आपका 1 होता है। कितना होता है, RQ का मान कितना होता है आपका, सदैव 1 होता है। तो ये बता सकते हैं। और आगे समझते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार आपके जैसे अन्य मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। आप प्रोटीन की अगर हम बात करें, वसा की बात करें, तो यहाँ पर आपके अलग अलग मॉलिक्यूल की सारणी दी गई है और यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे जब वसा में प्रयुक्त होती है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। कितना होता है आपका, 1 से। तो ये वसा का दिया हुआ है कि आपके वसा का जब अपघटन होता है तो लगभग वसा का मान कितना होता है आपका, 0.7 से कम। वसा अम्ल ट्राइपामाइटिन के रूप में उपयोग में आता है, तब इसकी गणना निम्नवत होगी। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब उसका अनुपात 0.9 के लगभग होता है। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होती। तो अब इसका हम क्या ये देखिए कि इनका मान, जैसे हमने श्वसन गुणांक का मान पढ़ा, किसका मान पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है आपका, सदैव 1 होता है। इसी प्रकार वसा का अगर हम पढ़ते हैं तो उसका कितना दिया गया है आपका, 0.7 दिया गया है। और जो प्रोटीन का अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.9। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। यही आपके एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं, अब इसे हम इस पूरे को 3D इमेजेस के माध्यम से समझते हैं और यहाँ पर इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम अपनी देखते हैं कि किस प्रकार से आपका ग्लूकोज का रिस्पायरेटरी सब्सटेंस, आपका फैट दिया गया है, प्लांट्स दिए गए हैं और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन दिया गया है। अब इसकी एक्टिविटी जैसे हमने पढ़ी थी कि आपका कि फैट का सब्सटेंस का आपका कोएसिटिल एंजाइम्स और प्रोटीन सब्सटेंस का आपका किस में होता है, पायरूवेट में, और ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, और ये आगे क्या होती है आपकी क्रेब्स साइकिल्स होती है। तो इसमें आप कल्पना करें कि ये प्रोसेस लगभग कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसमें किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। तो अभी तक जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि फैट के अपघटन से आपके क्या होते हैं, फैटी एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने प्रोटीन के पाचन में हमने पढ़ा था, किसके पाचन में, प्रोटीन में, उसमें आपका मुख्य रूप से क्या बना था, एमिनो अम्ल बनागा। अभी हम इसकी अगली प्रोसेस में जानेंगे। जैसे आपका ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है आपका, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और ये कोएसिटिल एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रोटीन का जैसे प्रोटीएज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये आपका क्या होगा, प्रोटीएज एंजाइम्स होगा, जो कि आपका एमिनो अम्ल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और एमिनो अम्ल जाकर के एसिटिल एंजाइम से मिक्स होकर के आपकी क्रेब्स साइकिल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और आगे समझते हैं, जैसे आपकी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस दी गई है, तो किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है कि आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि पायरुवेटेड और आपका एसिटिल कोएंजाइम्स और सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सिट्रेट से आपका अल्फा कीटो ग्लूटेमिक अम्ल का निर्माण होता है। अल्फा कीटो ग्लूटेमिक अम्ल से आपका सक्सेनिक एसिड का, और सक्सेनिक एसिड से आपके मैलेट का निर्माण होता है। मैलेट से आपका ऑक्जिलेटेड का निर्माण होता है। तो ये आपकी क्या होती है, प्रोसेस कंटिन्यू चलती होती है आपकी। और आगे देखते हैं यहाँ पर रिस्पायरेटरी पाथवे, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस और एनाबॉलिज्म की प्रोसेस। यहाँ पर आप जैसे रिस्पायरेटरी कोएटेंट दिए गए हैं, अर्थात RQ, श्वसन गुणांक, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका ऑक्सीजन, इनकी दोनों की वैल्यू, जितनी ऑक्सीजन आपकी एब्जॉर्ब की जाती है उतनी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु में क्या की जाती है, विमोचित की जाती है। तो उसके अपघटन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रिस्पायरेटरी सब्सटेंस की उपस्थिति में रिस्पायरेटरी पोटेंस हमेशा सदैव कितना होता है आपका, 1 होता है। कितना होता है,
इसी प्रकार जैसे अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी कि उसमें किस प्रकार से आपके फैट का और प्रोटीन मॉलिक्यूल दोनों का कैसे फॉर्मेशन विघटन होता है और उसकी श्वसन गुणांक RQ का मान कितना होता है आपका 1 से कम होता है। तो ये बता सकते हैं, अर्थात फैट का कितना होता है आपका 0.7 और प्रोटीन का कितना होता है अप्रॉक्स आपका 0.9। तो ये इनकी प्रोसेस बता सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा ही है कि किस प्रकार से ये आपकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ये आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताएगी। तो आज से आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अगर आपको भी और कहीं पर भी किसी भी संबंधित वीडियो चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो उसे आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक नए एनिमेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।